होप कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख ही रहे होंगे। याद रखो 11th-12th इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मेन भी है, वेटेज भी ज़्यादा है, ध्यान रखो। इलेक्ट्रिक डायपोल पिछले इसमें हो चुका है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का लिख लेते पहले, PE साइन थीटा। ठीक है, P क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ वर्क डन का फॉर्मूला PE in bracket cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। अपन मान लो इनिशियल एंगल थीटा 0 की वैल्यू 0 डाल देंगे, इनिशियल वहीं से शुरू करेंगे समझो। PE इट विल बी 1 माइनस cos थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला, ये टॉर्क का फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी का पूछा तो बताया था पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट कर देते। 90 डिग्री से शुरू करना इनिशियली। क्यों 90 से, अब वो समझा दूंगा। तो cos 90 0, तो ये बचेगा, यहाँ लिख लीजिए थीटा 0 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था ये U से डिनोट करना। नहीं तो ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फिर से ध्यान रखना। ये P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। U से डिनोट किया पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा फाइनल एंगल। तो ये तीनों इक्वेशन देख लो एक बार और याद रखना थीटा 0 इनिशियल एंगल एंड थीटा इज द फाइनल एंगल, और ये अपने फॉर्मूले हो चुके हैं। नाउ फर्स्ट केस देखो, सपोज फील्ड ये डायरेक्शन में है और अपना डायपोल भी उसी डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। थोड़ी बड़ी बना देंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इस पे फोर्स एक्ट होगा इधर Q इंटू E, इस पे होगा इधर माइनस Q इंटू E। बताया था ऐसे टाइम पे टॉर्क 0। ठीक है, तीनों केस वापस लिखते हैं टॉर्क। अब यहाँ थीटा 0 है, साइन 0 इज 0, तो टॉर्क की वैल्यू 0। वर्क डन ये वाला PE 1 माइनस cos थीटा, तो cos 0 इज 1, तो ये वर्क डन भी 0। यहाँ पे वैल्यू डाल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इट इज cos 0 is 1, तो इट इज माइनस PE। याद रखना थीटा की वैल्यू 0 डालना है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डालेंगे तो टॉर्क 0 हो गया। ये समझाते समय भी बताया था। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 is 1, 1 minus 1 0, तो वर्क डन 0 वहीं के वहीं है जहाँ से इनिशियली शुरुआत किया था, वहीं पे है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन 90 से शुरू कर रहे थे, अब 90 से क्यों शुरू कर रहे हैं इसके बाद वाले कंडीशन में समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन याद रखना, 0 cos 0 is 1, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे है P इंटू E, उसमें स्टोर्ड है P इंटू E। अब क्यों 90 से शुरू करते हैं इसके बाद वाले केस में समझ में आएगा, तो ये नोट डाउन कर लो। हाँ, इसको नाम भी दे सकते हैं अगर चाहे तो। ये स्टेबल केस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, नोट डाउन करो फिर बता दीजिए। सेकेंड केस पे चलते हैं। याद रखना ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल है, कहीं मूव नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी है PE। सिर्फ थीटा की वैल्यू डाल रहे हैं बराबर प्रॉपर्ली तीनों इक्वेशन में। अभी इनिशियली स्टेट है 0, तो ये पॉइंट, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। नोट डाउन करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से होगा सॉल्व करने के लिए। मैं अगले हफ्ते में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर जो मैंने पूरा ही पढ़ाया है वैसे का वैसे ही है। कॉम्पिटिटिव में भी एक्स्ट्रा कुछ लेना नहीं है ज़्यादा, तो वो सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। और देखते एक आधा चैप्टर और जो ऐसा लगेगा कि भाई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है तो वो भी सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। पर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा ही पढ़ ही रहा, देख लेना एक बार। तो ये हटा रहे, ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गई, इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सेकेंड केस देखो,
सीरियस हो जाओ, एग्जाम कब होंगी कब नहीं होंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। मे बी मार्च में भी हो सकती है या मे बी लेट भी हो जाए, तो डिपेंड करेगा कि कॉलेज कब से शुरू होते हैं। और अपन ने अपनी पूरी तैयारी से रहो। स्टेट बोर्ड का ऑलमोस्ट पोर्शन अपने कंट्रोल में ही है। लाइट वाला एक चैप्टर बचा है, ड्यूअल नेचर वाला एक चैप्टर बचा है, सेमीकंडक्टर वाला एक चैप्टर बचा है, 3 चैप्टर बचे हैं। जो स्टार्टिंग में चैप्टर मैंने पढ़ाए थे उसमें का थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा होगा वो समझाना बाकी है, वो तो अपन क्लास आने के बाद ही लेंगे। और न्यूमेरिकल्स तो वो मेन छूटे हैं बस, तो भी अपना समझो 2-1 महीने का काम बचा है। जैसे ही शुरू होगा वैसे अपने को 2-3 महीने तो मिलेंगे एग्जाम के पहले, 4 महीने तो अपन उसमें कवर कर लेंगे। पर अब कॉम्पिटिटिव का लेने वाले हैं मेन तो जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये चैप्टर्स अब ध्यान से देखना। चलो आगे चलते। इलेक्ट्रिक डायपोल सेकेंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में और डायपोल ऐसा है 90 डिग्री। ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा याद रखना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको माइनस भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। बता देता ये पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, जिधर फोर्स है उधर, ठीक है। तो देखो ये रिपेल करेंगे, इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पार्ट ट्रेस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद रखो। अब यहां लेंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, सो टॉर्क आएगा sin 90 is 1, तो टॉर्क मैक्सिमम लिख लेंगे और वो आएगा P into E। फर्स्ट केस वर्क डन cos 90 is 0, तो वर्क डन हो गया P into E, यानी आप यहां से यहां तक लेके आए हैं, इनिशियल एंगल 0 था, आप 90 तक उसको लेके आए, तो वर्क डन P into E। एंड थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी cos 90 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये वाली केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब अपन ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो अपन पोटेंशियल एनर्जी क्या काउंट करते हैं, 0। 0 से फिर आगे जा रहे हैं, सेम यहाँ है, देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसीलिए बोला इनिशियल एंगल 90 है, वहां से शुरू करो जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। अब वहां से तुम इधर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पहले लिखा ही था अपन ने, कैसे रहेगी, तो 0 वाली केस से शुरू कर रहे थे, याद रखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, टॉर्क मैक्सिमम और वर्क डन PE, ठीक है। अब जैसे ही तुम यहां से रिलीज करेंगे वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम को हटा दो, अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। पहले वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम था, इसको खाली अनस्टेबल देख लो ये वाली केस। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर अनस्टेबल बोलने से अच्छा लिख लो, इक्विलिब्रियम वर्ड आ जाएगा, यहां लिख लेंगे नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो पहला वाला इक्विलिब्रियम में था, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, अनस्टेबल है, तो ये लिख लेंगे नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहले वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ये नॉट इन इक्विलिब्रियम है, इस ध्यान रखो, देख लो ये नोट डाउन करो, सो आगे चले। कोई भी आप लोगों को डिफिकल्टी हो तो मैंने पहले बोला है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते, ग्रुप में मत करो, ग्रुप में करो, मैं जो मैसेज डालता हूँ दिखता नहीं, गड़बड़ से हो जाता है। और उसके बाद कॉल कर सकते हैं आप लोग शाम, ये मिटा रहा है, यस थर्ड वाली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब डायपोल यही है, इसी डायरेक्शन में ऊपर उल्टा रखा है, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, तो अब अपन इधर पॉजिटिव कर रहे हैं इधर नेगेटिव कर रहे हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स इधर और इस पे फोर्स इधर, बट बैलेंस्ड नहीं है,
थीटा की वैल्यू लेंगे 180 डिग्री। पहली वाली केस में ऐसा था, देखो पॉजिटिव चार्ज इधर था, निगेटिव इधर था, तो फोर्स बराबर Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई, ऐसा था फर्स्ट वाली केस में। अब इस पे फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में एक्ट हो रहा और इस पे फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में, पर बैलेंस ही रहेगा, पर फोर्स दिखा नहीं रहा अभी, रहने दो उसको। तो आपका इक्वेशन देख लेते हैं, sin 180 it is 0, so torque is again 0. now ये -1 cos 180, अब यहाँ -1 डालेंगे, ये 1 प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन मैक्सिमम रहेगा, और कितना रहेगा, ट्वाइस PE। यानी आपने पहले डायपोल ऐसे रखा था, ये पॉजिटिव है, फिर आपने घुमा के उसको ऐसा किया 180 डिग्री तक, इनिशियल 0 घुमा के आपने 180 तक लाया, तो वर्क डन मैक्सिमम रहेगा। ये वाली केस में ट्वाइस PE, cos 180 इज -1, तो 1 माइनस -1 तो +2 हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी ये -1, इट इज प्लस PE, तो ये भी समझो वर्क डन मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है पर अनस्टेबल, अपोजिट में है। पहली वाली केस से अपोजिट में, पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम था, दूसरे वाला नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वर्ड वापरा है, और अनस्टेबल इसलिए बोला है क्योंकि उसकी नेचुरल पोजीशन अगर आप उसको रिलीज करेंगे तो वो ये डायरेक्शन में नहीं, ऐसे रेस्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर, बट वो इधर रेस्ट है, अभी भी टॉर्क 0, ये तो रोटेट नहीं होगा, पर वो अनस्टेबल केस में आप उसको थोड़ा भी छोड़ देंगे यहां से रेट के, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इधर नहीं आएगा, वो इधर रोटेट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम में है फिलहाल के लिए, आप थोड़ा भी उसको डिस्टर्ब करेंगे वो वापस जैसे था फर्स्ट केस में वैसे हो जाएगा, यानी वो यहां से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपनी ये वाली ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, वो ये वाली पोजीशन पे आ जाएगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, फर्स्ट वाली केस में। इसलिए इक्विलिब्रियम में है, पर थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वाली केस में कैसा था, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आप इसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा इधर, पर यहां अगर आपने उसको थोड़ा सा एंगल पे डिस्टर्ब किया तो वो घूम के वापस ये वाली पोजीशन में आएगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, क्योंकि वो उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, देखो तो जब तक वो इनिशियली ये ऐसे है तब तक तो वैसे ही रहेगा क्योंकि टॉर्क 0 है, पर आपने थोड़ा सा भी उसको रोटेट किया तो पूरा रोटेट होकर इधर आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। सेकंड वाला नॉट इन इक्विलिब्रियम, देख लेते हैं। डायपोल का कंप्लीट हो गया, देख लो एक बार, आगे चलते हैं, नोट डाउन करो। अब देखो आगे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी था, वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिनोट करेंगे फाई से। सपोज ये गिवन एरिया है और यहाँ चार्ज है, डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं इतने, तो दैट नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर एक चार्ज और है, सेम डिस्टेंस पे सेम यूनिट एरिया काउंट कर रहे हैं, बट यहां से लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा जा रहा है, देखो लाइन ऑफ फोर्स इससे ज्यादा है वहां, मतलब इसकी फील्ड स्ट्रांग है और इसकी फील्ड वीक है, लाइन ऑफ फोर्सेस प्रॉपर्टीज हुए हैं वही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इरेगुलर शेप का एरिया है, जैसे ये रेगुलर शेप हो गया, समझो स्फीयर, अच्छा बीच में नहीं है, चलो इसको इरेगुलर बनाना है, ये इरेगुलर शेप का एरिया है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ds। पहले स्मॉल एरिया ds के लिए निकालेंगे, बाद में टोटल बी ई मैग्नेटिक फील्ड का लिख दिया था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई डॉट ds, ई डॉट ds एरिया, स्मॉल एरिया निकालेंगे बाद में इंटीग्रेट कर देंगे,
और अगर रेगुलर शेप है जैसे स्फीयर, तो इसका एरिया तो पता ही है, तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds, ds की जगह सिंपल लिखेंगे अभी टोटल एरिया ए। तो यहां और यहां में क्या फर्क रहेगा ध्यान रखना, जब इरेगुलर शेप आएगा और फ्लक्स निकालने के लिए बोलेंगे टोटल, इस एरिया में से निकाल लेंगे पहले छोटे एरिया में से ds, ये E डॉट ds, फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखो, E डॉट ds यहां लिख देते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ds वेक्टर क्वांटिटी E डॉट ds, ये E और ds दोनों वेक्टर पर डॉट प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है। या आप लोग लिख सकते E ds cos theta, where ds is the area vector and E is the electric field intensity। एरिया वेक्टर मतलब याद रखना ये है एरिया आपका समझो, और उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा वो है एरिया वेक्टर। तो हमेशा एंगल एरिया को जो परपेंडिकुलर है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना, ठीक है। अब मान लो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही है लाइन, ये ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, बट सरफेस को परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो ऐसा आएगा ds, तो ये इन दोनों के बीच में का एंगल है थीटा। अब अगर रेगुलर शेप है, ये रेगुलर शेप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का परपेंडिकुलर भी वही डायरेक्शन में आएगा ds। तो याद रखना ds वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एरिया का वेक्टर है, यदि वेक्टर एरिया, तो ये जो एरिया है उसको याद रखना परपेंडिकुलर, ये जो एरिया है उसको परपेंडिकुलर ds, जब डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो इसको एरिया वेक्टर बोलेंगे, और इस वेक्टर को एरिया को परपेंडिकुलर लेना, परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। और E की डायरेक्शन देखना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, रेगुलर शेप में सेम डायरेक्शन में रहेंगे E और ds, तो एंगल 0, और अगर ये परपेंडिकुलर, देखो ये सरफेस को परपेंडिकुलर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वेक्टर एरिया और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए इसके ऊपर बार नहीं दिया है, स्केलर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर फिर से सुनना, एरिया ये है, उसको परपेंडिकुलर रख लो तो ये उसकी डायरेक्शन है, और E की डायरेक्शन पता ही है अपने को, जिधर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आएगा वो दोनों के बीच में क्या एंगल बनता है वो देखना है। तो ये अपन मिटा रहे हैं, याद रखो इरेगुलर शेप में तो स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स निकालो पहले E डॉट ds, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो, स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट कर लो। रेगुलर शेप है, एरिया का फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्ट E इनटू A कर लो। तो फ्लक्स की डेफिनेशन याद रखो, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया। नोट डाउन करो। इसके बाद ले रहे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम 11th में था, उसके एप्लीकेशन अपने को 12th स्टैंडर्ड में है, एक बार देख लो। फ्लक्स का फिर से देखना, फिर से एंगल का ध्यान रखना, ये जो ds है इट इज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और वो एरिया को हमेशा परपेंडिकुलर। अब E इधर है समझो, तो ये एंगल, रेगुलर शेप है तो E और ds सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर शेप में प्रॉब्लम नहीं है, इरेगुलर शेप में याद रखो ये है मेरा एरिया स्मॉल, उसको परपेंडिकुलर ले लो, तो दिस इज एरिया वेक्टर ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये दोनों के बीच में का एंगल, तो याद रखना ds की डायरेक्शन हमेशा एरिया को परपेंडिकुलर, इसके साथ फिर डायरेक्शन देखना उसको। चलो आगे चले। रेगुलर शेप है और इरेगुलर शेप है, तो क्या फर्क पड़ेगा तो ध्यान रखना। फॉर्मूले सारे नोट डाउन करना, लिस्ट बनाओ, सामने होते तो मैं लिख के ही देता हूँ, पर अब नहीं है तो आप लोगों को वीडियो एक बार में, जैसे होता ना कभी कभी, जैसे हम क्लास में कैसे लेते थे कि मैं पढ़ा देता था, फिर चल बता डेफिनेशन बता, फिर 2-4 जन से अपन डेफिनेशन पूछ लेते थे, तो उतनी रिविजन हो जाती थी वापस से। फिर किसी को बोलते थे भाई चलो डेरिवेशन लिखो,
दो चार पांच लोगों का डेरिवेशन भी चेक कर लेते थे, अब वो नहीं है। तो होता कैसे कि जब 1 घंटे का क्लास अपन यहाँ लेते थे तो अपन उसमें से जैसे 5-1 मिनट में लेट आया, 5 मिनट जल्दी छोड़ना है, फिर उसके बाद 10-15 मिनट डेफिनेशन पूछने में लग गए या पुराना बताने में लग गए, फिर उसके बाद अपन अप्रोक्स आधा से घंटे से 40 मिनट का अपन वो पढ़ाते थे वहाँ पे। तो वो आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा स्लो लगता होगा, अब ये थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन पूछ ही नहीं रहे, कैसे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में चलते जा रहा, तो आपको कहीं ऐसा लगे कि नहीं यार फास्ट हो रहा, तो क्या करो, पॉज करो, फिर से वो उतना वापस से रिवाइंड करके देख लो, समझ लो उतना, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव जो अपन यहाँ क्लास में लेते थे और ये जो अपन रिकॉर्डेड कर रहे हैं उसमें तो फर्क पड़ेगा। अब लाइव भी लेने की तो प्रॉब्लम तो वही है, 50 जनों में 60 जनों में किसका किसका अपन डेफिनेशन सुन पाए, और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम। तो पर ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप लोगों को उसको कोप अप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से, नहीं हुआ कॉल करो, नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली बोल ही रहा, या व्हाट्सएप पे मैसेज डालो मेरे नंबर पे, नहीं तो फिर कॉल कर सकते हैं, वापस से रिवाइंड करके देख लो, फिर एक बार देखो, फिर एक बार देखो, और फिर लगे तो लिखो उसको, पर नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। देखो ना गॉस लॉ, ठीक है, एक बार 12 का अपना निकालो और उसमें गॉस थ्योरम देख लो, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ देख लो। इरेगुलर शेप के लिए लिया था, ये स्मॉल एरिया कंसीडर किया था ds, ये चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एरिया सरफेस को परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ये छोटा एरिया ds, दोनों के बीच में का एंगल थीटा। तो अपन डिराइव नहीं कर रहे, डायरेक्ट बता रहा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन पूरा सरफेस के लिए E डॉट ds, और जब इसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, यानी इसको सिंप्लीफाई करके अपन यहाँ तक पहुंचे थे। तो अपन फ्लक्स का डायरेक्ट बोल सकते हैं ऐसा, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक पहुंचे थे अपन, कि जितने चार्ज अंदर एनक्लोज है उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस, और लिखते समय स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, टोटल फ्लक्स is equals to 1/ε0 times the total charge enclosed by that closed surface. Total flux is equals to 1/ε0 times the total charge enclosed by that closed surface. ऐसा लिखा है, तो ये देख लो, या q अपॉन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, साथ में k हो सकता है, ध्यान रखना अगर कोई दूसरा मीडियम था तो अभी अपन k नहीं लिख रहे क्योंकि अपन एयर कंसीडर कर रहे हैं या वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं, तो k हो सकता है उसके साथ में, देखिए, ठीक है। देखिए, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस कभी निकालने के लिए बोला तो ये फॉर्मूला यूज करना, मीडियम नहीं दिया रहा, एयर या वैक्यूम है तो k की वैल्यू बन डाल देना, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, फ्लक्स की डेफिनेशन ही वही है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया। तो किसी ने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से, और चार्ज की वैल्यू दे दिया 10 कूलम, तो बताओ कितने लाइन ऑफ फोर्सेस है, तो यार q की वैल्यू क्या डालेंगे 10, k की वैल्यू डालेंगे 1, ε0 की 8.85 into 10⁻⁻12, सिंपलीफाई करो आंसर मिल जाएगा। तो ये गॉस थ्योरम है, एप्लीकेशंस लेने से पहले कुछ और बता था, पहले इतना नोट डाउन करो। गॉस थ्योरम 11th में था, सबसे लास्ट टॉपिक गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, फिर अपन ने 12th स्टैंडर्ड में ली है, एप्लीकेशन में देखो काम आएंगे, पर अभी थोड़ा फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम देखो, अच्छा अगर मान लो ऐसा सरफेस है और इसमें है प्लस q1 चार्ज प्लस q2 चार्ज और एक माइनस q3 चार्ज अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1/ε0 टोटल चार्ज आएगा q1 प्लस q2 प्लस q3 अलजेब्रिक सम, तो माइनस q3, निगेटिव है, निगेटिव लिखेगा, ठीक है। बाहर अगर चार्ज है q4 समझो, तो बाहर वाले चार्ज काउंट नहीं करना है, सिर्फ अंदर वाले चार्ज काउंट करना है, याद। अंदर अगर नेट रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, याद रखना। अगर नेट जो अंदर है वो पॉजिटिव है तो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और अगर निगेटिव है टोटल
जैसे ये 2 है, ये 5 है और ये -10 है, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा -3, यानी अंदर रिजल्टेंट निगेटिव चार्ज है, तो फ्लक्स अंदर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज के लिए जैसे है वैसे। तो अगर रिजल्टेंट अंदर का पॉजिटिव है तो फ्लक्स डायरेक्टेड आउटवर्ड रहेगा, और अगर निगेटिव है तो फ्लक्स डायरेक्टेड इनवर्ड्स रहेगा, जैसे अपन ने लाइन ऑफ फोर्सेस में बनाया था। पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियल आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियल इनवर्ड, वो याद रखना। ये देखो एक बार फ्लक्स के बारे में बताते हैं थोड़ा और। फिर से एक बार बता देता, अगर ध्यान रखो रेगुलर शेप है तो E इंटू ए, फ्लक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, ये E इंटू ए। अगर रेगुलर शेप है तो इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, स्मॉल सरफेस के लिए निकालेंगे नहीं, टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट पता है, स्फीयर का, क्यूब का, सिलेंडर का, वो डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। देख लो आगे चलते हैं। देखो यूनिट बता देता, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। याद रखना इट इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट फाई का फॉर्मूला देखो क्या है, E डॉट ए। ठीक है, E के यूनिट 2 है, वोल्ट पर मीटर या फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, E के 2 यूनिट, वोल्ट पर मीटर भी या न्यूटन पर कूलम भी। E के 2 यूनिट कैसे है वो बता देता है। एक तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला या रिलेशन E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, और ये तो इस पर से आया था न्यूटन पर कूलम, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी बताया है, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। साथ में एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक मीटर कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा वोल्ट इनटू मीटर, या ये वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन पहले वोल्ट यानी पोटेंशियल, m1 l2 t-3 i-1, ये पोटेंशियल है। लेंथ का एक और ऐड कर दो तो ये हो जाएंगे 3। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स, और याद रखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये यूनिट हो गए, ये डायमेंशंस। देख लो एक बार, आप जो रहे हो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। यूनिट समझ में ऐसे निकाले, लर्न करने की जरूरत नहीं है, E के 2 यूनिट वो समझा ही दिया, डायमेंशंस देख लो और याद रखना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो एक क्यूब ले लिया, जिसकी साइड है, सपोज साइड पता है ना, ये साइड, ना चार्ज इसके अंदर नहीं है, अंदर रखेंगे बाद में रखेंगे, चार्ज इसके अंदर नहीं है, बाहर है कहीं भी, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। अच्छा ब्लू कलर से बता दे, देखो तो ये क्यूब है, एक चार्ज सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस, चार्ज उसके अंदर नहीं है, बाहर है तो भी है, तो ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, देखो बता देते एक बार,
समझो ये क्यूबिकली है, समझो ये देखो राइट, ये इधर तो सब डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये देखो ये एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, चार्ज बाहर है, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है यहाँ से और इधर से बाहर जा रहा है, तो इस एरिया से एंटर कर रहे हैं, इस एरिया से छोड़ के जा रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स। चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज कहीं बाहर है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे इधर से अंदर आएंगे और सरफेस में से इधर से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट इसके अंदर से इधर पास हो रहा है, समझ में आ रहा ना। तो यहां से एंटर कर रहे हैं और यहां से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। चार्ज अंदर नहीं है, फिर से समझा रहा। सो यहां इसके लिए याद रखो टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स इट इज 0, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स छोड़ के जा रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स इन इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स आउट, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इनटू एरिया, इधर का एरिया और इधर का एरिया कितना रहेगा, सेम a²। फिर से बता, इधर एरिया कौन सा ले रहे हैं, ध्यान देना। ये अपना क्यूबिकल बॉक्स है, लाइन ऑफ फोर्स इधर से जा रहा है इस एरिया में से और इस एरिया में से बाहर आ रहा है इधर से। ये एरिया में से एंटर करेंगे, ये एरिया में से बाहर जाएंगे। तो इस एरिया में से एंटर किए, इस एरिया में से बाहर गए, तो फ्लक्स इन फ्लक्स आउट दोनों का फॉर्मूला सेम, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स 0 है। तो यही नहीं, कोई भी क्लोज बॉडी अगर ऐसे सिस्टम में रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टोटल फ्लक्स तो 0 ही रहेगा, ये याद रखो। फ्लक्स इन इज इक्वल्स टू फ्लक्स आउट। ये याद रखो। अब अंदर रहा चार्ज तो क्या है वो देखते हैं, पहले ये देखो, ठीक है। और ये याद रखो कि इंपॉर्टेंट, चार्ज बाहर के लिए लाइन ऑफ फोर्स जैसे आ रहा है, जितने अंदर आ रहे हैं उतने बाहर जा रहे हैं वापस, E इंटू a²। E डॉट ए फॉर्मूला फ्लक्स का, रेगुलर शेप में एरिया पता है तो डॉट नहीं आएगा, cos 0 परपेंडिकुलर एरिया को और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, cos थीटा नहीं। तो एरिया है फेस का a², इधर भी a², तो ये है इन और ये है आउट, दोनों सेम, तो टोटल हो जाएगा 0, क्योंकि एक माइनस है, एक एंटर कर रहा एक छोड़ के जा रहा, टोटल फ्लक्स अंदर 0, लीविंग एंड एंटरिंग बोथ आर सेम। अब अगर चार्ज अंदर है तो क्या, ये ध्यान रखना, मिलीमीटर है, ये फॉर्मूला करते जाओ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। अच्छा 11th का आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा ही होगा, 12th के वीडियो तो समझो इस पे है अभी यूट्यूब पे, क्योंकि बाद में लिया था वो। 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी मैंने 11th वालों का शुरू किया है, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मे भी आपको नोटिफिकेशन आया ही होगा। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं 12th वाले तो देख सकते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव वाले अगर वो लगे तो देख लो, बेसिक से पढ़ा रहा पूरा, तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज हो जाएगा 11th का, फिर लगे तो एक बार 12th का वापस देख लो, तो 11th 12th पूरा हो जाएगा और एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी ले ही रहे अपन। तो 11th का ले रहा करीब करीब ये वीडियो मिलने तक 5-6 हो जाएंगे, आज अभी 4 हो गए, ये वीडियो अपलोड करूंगा, देखा तो और हो सकता है मे भी, तो 4 तो हो ही चुके हैं, बेसिक है पूरा 11th का ले रहे हैं, उनका देखना है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। नाउ सेकंड, ध्यान दो, ध्यान देना, चार्ज अभी अंदर है, यहाँ पे है चार्ज Q। फिर से बता रहा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है जो कि अभी अपन ले रहे हैं, तो फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी लाइन ऑफ फोर्सेस, और निगेटिव होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में। लाइन ऑफ फोर्सेस के टाइम समझाइए, वैसे याद रखना है। अब ध्यान रखो, टोटल फ्लक्स इस पूरे एरिया में से कितना निकलेगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया इसका पूरा साइड वही है,
साइड ए, तो टोटल एरिया इज 6a²। इसमें से तो बाहर ही निकल रहा ना, पहले वाले केस में चार्ज अंदर नहीं था, जितने लाइन ऑफ फोर्सेस यहां से अंदर आ रहे थे उतने यहां से बाहर जा रहे थे, तो टोटल फ्लक्स 0 लिखा था। अब चार्ज अंदर है तो इसमें से सिर्फ बाहर ही निकलेंगे लाइन ऑफ फोर्स, तो ये है टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इनटू 6a²। 6 ही क्यों लिखा, क्योंकि 6 फेसेस है, 1 2, अच्छा फिर से वो डब्बा ही बता था, इमेजिनेशन थोड़ा सा करो। देखो 6 फेसेस, 1 2, ठीक है, 3 4, यानी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये वर्टिकल 4, हॉरिजॉन्टल 2, एक ये, टोटल 6 फेसेस है। तो टोटल 6 फेसेस में से कितना आएगा बाहर, वो ये लिखना है। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मैं कभी कभी बहुत बुद्धू समझते रहता हूँ, इमेजिन करने के लिए डब्बा भी बताना पड़ता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ में आया। टोटल चार्ज है अंदर Q प्लस Q है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ निकाल सकते पर निकालने गजबज करने में कोई मतलब नहीं। मान लो किसी ने बोला फ्लक्स निकालो एक फेस में से, एक कोई भी फेस में से, या तो इसमें से निकालो या ऊपर वाले में से या इधर वाले में से या सामने आगे पीछे कोई भी एक फेस में से निकालो, तो टोटल है E, ठीक है, और एक ही एरिया लेना है, या फिर इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दो, टोटल फेस है तो 6a² डिवाइडेड बाय 6, सो थ्रू एनी फेस इट विल बी EA²। किसी भी एक फेस में से, इसमें से पूछा है, इसमें से पूछा है, ऊपर वाले में से, नीचे वाले से, सामने वाले से या पीछे वाले से, कोई भी एक फेस में से, तो टोटल 6 सरफेस है अभी बताया, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो ये फर्स्ट टोटल कर। ये एजेस कितने हैं, एजेस देखो, एजेस एज मतलब ये वाला 1 2 3 4, यानी ये 4, 1 2 3 4 ये ऊपर, और 1 2 3 4 एजेस देखो, ये वर्टिकल लाइंस, ये 1 2 ये 3 और ये 4 ऐसे, फिर 1 2 3 और ये 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4, कॉर्नर्स कितने वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ऐसे याद रखो, अब कोई बार बार बॉक्स नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर एज में से और कॉर्नर में से भी निकाल सकते हैं अपन, सिर्फ उतना याद होना चाहिए कितने एजेस है कितने कॉर्नर्स है। ठीक है बेटा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, ये तो फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप लोग ये भी डाल सकते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला 1/ε0 Q, तो यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं आप लोग, ये गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला जितने अंदर चार्ज है उतना 1/ε0 टाइम्स ये, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लो Q/ε0। तो यहाँ ये तो ये लिखेंगे, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6 Q/6ε0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं गिवन है तो आप लोग यही फॉर्मूला यूज कर, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यही वाले फॉर्मूले से लेते हैं, ये भी याद रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फेसेस वाला भी सरफेस भी याद रखो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन रहेगी तो, मगर जनरली क्या करते हैं चार्ज ही देते हैं, तो चार्ज के हिसाब से भी लिख सकते हैं अपन, ध्यान दो वापस लिख देता, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फ्लक्स इज इक्वल्स टू E टोटल फ्लक्स E.6a², ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं Q/ε0, जितना चार्ज है उतने फ्लक्स, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, ये गॉस थ्योरम के हिसाब से, तो ये भी लिख सकते हैं, या अपन बेसिक पूरी याद रखेंगे चार्ज वाले। हाँ, तो टोटल 6 फेसेस है, एक फेस में से Q/6 से डिवाइड कर दिया ε0। नाउ एजेस,
फ्लक्स थ्रू ईच एज यानी साइड। टोटल कितने एजेस है? 1 2 3 4 वर्टिकल 4, 1 2 3 4, ये 4 हॉरिजॉन्टल, ये 4 हॉरिजॉन्टल, यानी टोटल 12। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ये डिवाइडेड बाय 12। कॉर्नर्स से पूछा तो फ्लक्स टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये याद रखो। तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको भी डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हैं, इसको भी डिवाइडेड बाय 12 कर सकते हैं, इसको भी डिवाइडेड बाय 8 कर सकते हैं। और अपन गॉस थ्योरम पर से ही लेंगे तो इजी लगेगा, ये छोड़ दो, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज और Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये टोटल 6 फेसेस है, एक सिंगल फेस में से पूछा तो डिवाइडेड बाय 6 करो इसको, क्योंकि 6 फेसेस है। एजेस पूछा तो टोटल 12 एजेस है, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो। एक एज में से कितना आ रहा, एक कॉर्नर में से कितना आ रहा पूछा तो डिवाइडेड बाय 8 कर दो। देखो तो ये याद रखो, ये थोड़ा सिंपल जाएगा। एरिया वाला भी लिख सकते थे, वो पहले जो लिखा था E डॉट 6a² वो भी चलता, ये भी याद रखो। देख लो एक बार, ठीक है, थोड़ा बदल रहा है, एक बार ये नोट डाउन करो। याद रखो गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स, या अपन ये भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होना चाहिए, पर जनरली क्या चार्ज देंगे, इसलिए चार्ज के हिसाब से अपन ने नोटेशन चेंज कर दिया, E × 6a²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली देंगे नहीं कि उसके अंदर कितना चार्ज है वो बता देंगे, तो चार्ज से आराम से सॉल्व हो जाएगा। जितने उसके अंदर चार्ज है उतने लाइन ऑफ फोर्सेस गॉस थ्योरम के हिसाब से या गॉस लॉ के हिसाब से। तो ये गॉस लॉ के हिसाब से हो गया कि टोटल फ्लक्स इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। ये फार्मूले के हिसाब से है, ये भी लिख सकते हैं, और अभी चार्ज वाला ही याद रखो, चार्ज वाला ही काउंट करेंगे। ये हो गया। फेसेस है 6, एक किसी फेस में से पूछा तो डिवाइडेड बाय 6 कर दो इसको, चार्ज जितना फ्लक्स डिवाइड हो गया। एजेस में से पूछा तो 12 एजेस है, 1 2 3 4, ये जो लाइन है ना ये एज बोलते हैं इसको, ये और ये 4 ऊपर 4 नीचे और ये 4, 1 2, ये वर्टिकल 3 और ये 4, तो टोटल 12 है। कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाय 8। तो ये थोड़ा सिंपल जाएगा एरिया वाले से, ये याद रखो। देखो फिर थोड़ा चेंज करते हैं इसको, नोट डाउन करोगे। ठीक है, आगे ले रहे दूसरा एक और ध्यान रखो, ये ध्यान रखना, ये टोटल फ्लक्स है। फ्लक्स थ्रू एनी फेस पूछा तो ये लिख लिया, एक पर्टिकुलर फेस के लिए टोटल 6 फेसेस है, तो ये डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, ये टोटल है तो डिवाइडेड बाय 6। एजेस 12 है, किसी एक एज में से पूछा यानी ये वाली लाइन, तो ये है एज के लिए, और कॉर्नर के लिए पूछा तो ये एक कॉर्नर में से, तो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 8। एक और ले रहे हैं, ध्यान दो। चार्ज की पोजीशन बदल रहे, ध्यान देना। चार्ज यहां से हटा रहे, चार्ज अब यहां है, बीच में नहीं है, यहां पे, यहां है, यहाँ पे है चार्ज, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है समझ, ये अपना बॉक्स है, ये रहा, चार्ज यहाँ पे है, आधा चार्ज उसको स्फीयर की तरह इमेजिन करो, तो आधा स्फीयर इसके अंदर है, आधा स्फीयर इसके बाहर है।
चार्ज को स्फीयर की तरह इमेजिन करो तो आधा स्फीयर इसके अंदर है चार्ज और आधा इसके बाहर है। यहाँ पे है तो आधा अंदर लेंगे आधा बाहर लेंगे, ठीक है। सेंटर में था तो पूरा अंदर था, अब आधा चार्ज बाहर है आधा चार्ज अंदर है, समझना होगा। अब ध्यान दो, तो इसको कवर करने के लिए एक इमेजिनरी क्यूब कंसीडर करेंगे, शायद बनेगा नहीं पर फिर भी कोशिश करेंगे। ये ब्लू कलर वाला इमेजिनरी क्यूब है, बन गया। तो ये दोनों मिलकर उसको पूरा कवर कर लेंगे। फिर से समझा, ध्यान दो, ये है अपना बॉक्स, अब चार्ज अंदर नहीं है, यहाँ है, तो आधा स्फीयर अंदर है, वो समझो चार्ज स्फीयर की तरह इमेजिन करो, आधा अंदर है आधा बाहर है, तो उसको कवर करने के लिए एक और बॉक्स यहाँ रखना पड़ेगा ऐसे, तो वो पूरा चार्ज कवर हो जाएगा इमेजिनरी, ठीक है। तो अब टोटल फ्लक्स देखो कैसे लिखेंगे, इमेजिन करो थोड़ा सा। सो टोटल फ्लक्स फ्रॉम बोथ द क्यूब्स, दोनों क्यूब्स में से, दोनों क्यूब में से जो आ रहा हो इट इज अगेन गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। पर अब किसी एक में से पूछा फ्लक्स थ्रू एनी वन क्यूब, तो वो आएगा फ्लक्स एप्सिलॉन 0 2 है, एक में से कितना जा रहा पूछेंगे तो डिवाइडेड बाय, तो ये एक का ही था पर अपन ने इमेजिन करके देखा कि भाई कवर करने के लिए 2 लगेंगे टोटल, डिवाइडेड बाय 2, और टोटल फ्लक्स इस पूरे अरेंजमेंट में से कोई q अपॉन एप्सिलॉन से टोटल फ्लक्स, ये याद रखो। तो याद रखना, यहाँ स्फीयर ड्रॉ नहीं कर सकता पर समझ में आया ना, आधा स्फीयर इसके अंदर है आधा इस इमेजिनरी के अंदर है, और भी ऐसे केसेस बता रहा, ध्यान देना। अब मान लो ये हटा रहा, देखो ये आ रहा टोटल फ्लक्स फ्रॉम बोथ द क्यूब्स, ये आएगा q अपॉन एप्सिलॉन 0, और फ्लक्स थ्रू एनी वन क्यूब डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, तो ये मिटा रहा है। अब देखो नेक्स्ट अरेंजमेंट, अब ध्यान दो बेटा, चार्ज यहां पर है उसको स्फीयर की तरह ही बना रहा है, ये देखो चार्ज पहले सेंटर में था अंदर, वो छोड़ दो, अब यहां था, अब यहां रख रहे हैं यहां, तो 1/4 पार्ट अंदर है बाकी स्फीयर का बाहर, ऐसा यहां है चार्ज यहां पे, ठीक है, तो आधा तो इन दोनों ने कवर कर लिया, अब आधा और कवर करने के लिए ऊपर 2 बॉक्स और रखने पड़ेंगे, यानी ऐसी अरेंजमेंट आएगी, देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस लगेंगे। फिर से बता रहा, स्फीयर यहां इमेजिन करो ऐसा, 1/4 पार्ट इसके अंदर है, दूसरा डब्बा यहां रखेंगे तो आधा स्फीयर कवर हो गया और आधा स्फीयर इधर बाहर है, तो और 2 ऊपर क्यूब रखने पड़ेंगे तब जाके ये पूरा चार्ज कवर होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा, समझ में आ रहा, ठीक है चार्ज एक ही इस पे, पर इमेजिन करो कि उसको कवर करने के लिए और कितने क्यूब लगाना पड़ेंगे, ठीक है, सिंपल है। अभी यहां पे 4 बॉक्स लगेंगे, तो टोटल फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब्स will be Gauss theorem gain through any one cube divided by 4, पर कॉन्सेप्ट याद रखना, 5 अपॉन एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है कैसे इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे आधा स्फीयर इन दोनों के अंदर है आधा बाहर की तरफ है, क्योंकि अपन ने जो चार्ज कंसीडर किया है आपको इस एज पे कंसीडर किया, कोई भी एज पे लेंगे इधर भी चलेगा, इधर है तो 1/4 पार्ट इसके अंदर है ऐसा राउंड स्फीयर, तो आधा एक और लगाएंगे तो आधा कवर हो गया, 2 बॉक्स ऊपर और रखेंगे तो वो पूरा कवर होगा, समझ में आ रहा है, देखो इमेजिन करो थोड़ा सा, तो ये याद रखो, अगर एज पे रहा तो फ्लक्स थ्रू दैट वन क्यूब ये आएगा, अगर सरफेस पे रहा तो क्या था ट्वाइस आया था अपॉन में, देख लो। अब एक और कंडीशन ले रहा है, इसको हटा फिर से बनाएंगे,
यहां रखा है, ठीक है, कॉर्नर पे। तो ये डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो भी ध्यान से देखना। कॉर्नर पे रखा है स्फीयर ना, तो नीचे 4 बॉक्स आएंगे, एक यहाँ, 2 इधर बाजू में, तब वो आधा स्फीयर कवर होगा। फिर आधा स्फीयर करने के लिए ऊपर और 4 बॉक्स रखने पड़ेंगे, यानी टोटल 8 बॉक्स रखने पड़ेंगे। इमेजिन करो, जब यहाँ रखा था तो 1/4 इसके अंदर था, जैसे 8 एजेस है ना, तो टोटल 8 आएगा। जैसे ये तो देखो, फिर से ध्यान से सुनना, यहाँ रखेंगे अगर स्फीयर, ठीक है, और इसको कवर करना है पूरा, तो 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऊपर। वो थोड़ा सा इमेजिन करो तुम लोग, वो ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो देखो फिगर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये 2 वाला, यहाँ पे जब चार्ज था तो उसको कवर करने के लिए कितने लगे, 2, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉर्नर वाला, एज वाला नहीं दिखाया इसमें, कॉर्नर वाला देख लो। तो टोटल कितने बॉक्स लगे देखो ध्यान से, 8 बॉक्स लगे कॉर्नर पे रहा। तो एक, देखो ये एक, ये 2, नीचे के पीछे की तरफ 3 और नीचे 4, तो 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 ऊपर। टोटल कितने बॉक्स लगे, 8। ध्यान से देखो, और ये वो वाला है, सरफेस पे ले जाता हुआ, ठीक है, दिख रहा है। अब ऐसी डायग्राम इमेजिन करो, तो यहां कवर करने के लिए कितने लगे थे, 2। अगर एच पे रहा तो कितने लगेंगे, 4। और अगर कॉर्नर पे है तो टोटल बॉक्स कवर करने के लिए कितने लग रहे हैं, देखो 8। दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। और ये पहले वाला, ये देख लो, ठीक है, ये हो गया। इसमें एज वाला दिया नहीं है, एज वाला भी अपन ने लिया है, वो भी याद रखो, और ये याद रखो, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ टोटल 8 है, तो टोटल फ्लक्स तो वही रहेगा, टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द 8 क्यूब्स, इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस लॉ के हिसाब से। अब यहाँ पे 1 क्यूब में से अगर फ्लक्स निकालेंगे तो Q एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, तो ये थोड़ा सा याद रखो, देखो नोट डाउन करो, आगे चलो। अब देखो, अब याद रखना, इसी केस में अगर किसी ने पूछा, अब बाकी क्यूब्स हटा दो, टोटल था ये, कवर करने के लिए कैसे लगेंगे उसके हिसाब से याद रखो, 8 क्यूब्स आएगा तो डिवाइडेड बाय 8। अब किसी ने पूछा एक फेस में से निकाल, तो टोटल कितने फेस है, 6, तो इसको डिवाइडेड बाय 6 कर, ठीक है। फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, बट किसी एक फेस में से निकाल, तो अपन लेंगे क्यूब, टोटल फ्लक्स 8 एप्सिलॉन 0 उस क्यूब में से डिवाइडेड बाय 6। अगर एज में से पूछा तो डिवाइडेड बाय 12, 12 एजेस है। अगर कॉर्नर में से पूछा तो डिवाइडेड बाय 8। सिंपलीफाई करना फिर उसको, तो ये थोड़ा सा याद रखो, देखते हैं आगे। अब इमेजिन करो एक ऐसा कंडक्टिंग वायर जैसा है, समझो मेटल का, और उस पे अपन ने चार्ज डाला। तो वायर के लिए अपन यूज करते लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर जो लेंथ है वो है समझो L, और इक्वल टू A भी लिख सकते हैं, उतनी लेंथ उसके अंदर है। बाकी की जो लेंथ बाहर है और उस पे जो चार्ज है वो अपने काम के नहीं है। तो ये है चार्ज, चार्ज अंदर कितने हैं किसी ने पूछा,
तो यूनिट लेंथ पे है लैम्डा, तो एल लेंथ पे लैम्डा इनटू एल या लैम्डा इनटू ए भी लिख सकते हैं। सो टोटल फ्लक्स विल बी चार्ज अपॉन, ठीक है, इसके लिए निकाल रहे हैं एप्सिलॉन जीरो, तो चार्ज है लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। चार्ज देख लो इसके अंदर कितने और बाहर वाले चार्ज काउंट नहीं करना है। लैम्डा अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है यूनिट लेंथ के लिए ये चार्ज, तो एल लेंथ के लिए लैम्डा इनटू एल, तो ए भी लिख सकते हैं क्योंकि जितनी साइड है उतनी लेंथ अंदर होगी, वो भी चल जाएगा। देख लो गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन अपन ने लिए है वो देख के रखो एक बार। स्फीयर है, सिलेंडर है, मेटल प्लेट है, इनफाइनाइट लॉन्ग, तो डायरेक्ट तो करने नहीं वाले, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखनी है, तो देख लेना वही। अब देखो अभी अपना फ्लक्स हुआ है, एक्चुअल में इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही लेने चाहिए थे, पर अगर मैं सारे एप्लीकेशन अभी ले लूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो अपन एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बता देना, सिंपल पेंडुलम अपने को पता ही है, यस टाइम पीरियड का फॉर्मूला P = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब अपन लेंगे सिंपल पेंडुलम पर चार्ज है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो ये है सिंपल पेंडुलम और इस पे चार्ज है प्लस Q सपोज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो देखो अब इस पे दो फोर्स एक्ट होंगे, एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये फोर्स Q × E, समझ में आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे तो ये फोर्स भी हट जाएगा। अपना पहले वाली केस चार्ज रहो नहीं रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर इस चार्ज का कोई लॉजिक नहीं है, चार्ज रहा तो भी चलता, चार्ज नहीं रहा तो भी चलता, क्योंकि मास ऑफ द पेंडुलम पे तो कुछ भी डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। पर अगर ये चार्ज पेंडुलम जिसमें पॉजिटिव चार्ज डाले अपन ने Q, अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो एक और फोर्स एक्ट हो रहा है ये वाला Q × E। सिर्फ चार्ज डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही फॉर्मूला यूज करना, बट चार्ज डालने के साथ में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखना। तो रिजल्टेंट फोर्स ये आएगा, डायरेक्ट लिखना अंडर रूट ऑफ P² + Q² यानी mg² प्लस QE², ठीक है। सो इफेक्टिव वेट mg डैश कैन बी रिटन एज m कॉमन बाहर, तो उसके साथ कैंसिल करने के बाद में अंडर रूट ऑफ g² प्लस यहाँ तो m है नहीं तो यहाँ लिखेंगे QE/m होल स्क्वायर, m² बाहर निकाला तो यहाँ पे भी m² है, तो m और m कैंसिल, तो g डैश कैन बी रिटन एज m कैंसिल हो गया अंडर रूट ऑफ g² प्लस Q × E/m होल स्क्वायर। So time period can be written as 2 pi under root, so time period can be written as T = 2 pi under root L upon G dash, यानी ये आएगा पूरा रूट में g² प्लस QE/m होल स्क्वायर। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, देखो प्लस ही हुआ है ना, तो टाइम पीरियड क्या होगा डिक्रीज, यानी बिना चार्ज के जो टाइम पीरियड था वो था t, समझो ये कर देते t डैश, तो यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज तो टाइम पीरियड डिक्रीज, और टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ है, टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ है मतलब स्पीड क्या हो गई इंक्रीज। ये थोड़ा सा वर्ड में आप लोग लिखना, ठीक है। तो इनिशियली टाइम पीरियड क्या था, बिना
इलेक्ट्रिक फील्ड के P इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, अगर ये वैल्यू इंक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड क्या हो गया, डिक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। अब टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ है मतलब स्पीड बढ़ गई, तो ये नोट डाउन करो। देख लो, याद रखो, आगे चलो। ठीक है बेटा, चाहे इधर डायग्राम बनाओ चाहे उधर डायग्राम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर रहेगा, यस, रिजल्टेंट इधर है और फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखो। ठीक है, वापस आ जाते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेंगे खाली। इसमें है q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में E, तो यहाँ फोर्स डेवलप होगा q इंटू ई अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये हटा देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आप, तो तब तक वो पढ़ भी लो, ट्वेल्थ में काम नहीं आएंगे। तो इफेक्टिव वेट mg डैश इज इक्वल्स टू mg माइनस q इंटू ई। अब अपोज नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो, m से डिवाइड करो, सो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस q e अपॉन m। सो टाइम पीरियड t डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g डैश, इसकी जगह आएगा g माइनस q e अपॉन m। तो ये वैल्यू अब डिक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज, यानी ऐसी कंडीशन। अब टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया मतलब मोशन स्लो हो गई, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पे चार्ज है, ये देखो। ठीक है, चेंज क्या कर रहे हैं, ये समझ में आया, चेंज क्या कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो अब ले रहे डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड, तो ये आ जाएंगे q इंटू ई, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये वैल्यू इंक्रीज हुई है मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, फिर से डिक्रीज। टाइम पीरियड कम हो गया मतलब डेफिनेटली टाइम कम लग रहा तो स्पीड ज्यादा हो गई। तो ये सिंपल पेंडुलम चार्ज वाले याद रखना कैसे करना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, या इधर या इधर, पहली वाली केस इधर भी चलता इधर भी चलता। ठीक है, यानी फर्स्ट वाली केस में जो अपने डायग्राम निकाले थे वो इधर बनाए थे, आप इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे तो भी सेम रहेगा। थर्ड वाली केस डाउनवर्ड है, इसके पहले वाली केस अपवर्ड। तो ये हो गया चार्ज पेंडुलम, थोड़ा सा याद रखो इक्वेशन, ना करने की जरूरत नहीं, डायग्राम से पहचान सकते हो कैसे लेना है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ध्यान रखेगा। फिर से पूरा फर्स्ट वाली केस में जैसे अपन ने इधर लिया था ना, ई की डायरेक्शन इधर दिखाए, इधर ले लेंगे तो ई की डायरेक्शन इधर दिखाएंगे तो इधर भी बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी डायरेक्शन चलती वहां पे, फिर एक अपवर्ड लिया एक डाउनवर्ड लिया, नहीं तो बोलेंगे इधर लिया सेम इधर वाली डायरेक्शन के लिए जो आएगा वही आएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। देखो बताइए, अगर ये सिंपल पेंडुलम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बता रहा है, इधर की जगह इधर, तो पेंडुलम यहाँ ले लो, तो इधर फॉर्मूला q इंटू ई, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, फिर से वही रिजल्ट है अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस qe स्क्वायर। चाहे इधर लो चाहे इधर डायरेक्शन लो, फॉर्मूला टाइम पीरियड का वही आएगा, सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हो गया अपना चार्ज पेंडुलम। एप्लीकेशंस बचे हैं, एप्लीकेशंस अपन नेक्स्ट इसमें लेंगे। अभी ले सकते थे गॉस थ्योरम के बाद एक्चुअल में एप्लीकेशन ही लेने चाहिए थे, और एप्लीकेशन लेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा 2 घंटे का, तो उतना बड़ा तो क्या देखेंगे हम लोग। तो ये सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक हो गया।
चार्ज सिंपल पेंडुलम, फॉर्मूले नोट डाउन करते जाओ बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में बचाओ कंटिन्यू।